नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, जिसकी चर्चा हाल ही में झारखंड की बेटी ने मृत्यु से पूर्व दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है। तो झारखंड के दुमका जिले में शाहरुख नामक लड़के ने एक लड़की को जिंदा जला दिया है। इस घटना के उपरांत झारखंड के उस बेटी की मृत्यु हो गई, परंतु मरने से पूर्व उसने एक बयान दिया जिसमें उसने अपनी मृत्यु के लिए शाहरुख और उसके एक साथी को जिम्मेदार ठहराया। मरने के पूर्व जो बयान दिया वह इस प्रकार है कि शाहरुख हुसैन 10-15 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था, मुझे फोन करके दोस्ती करने का दबाव वह बना रहा था। 22 अगस्त की रात शाहरुख ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे मार देगा। 23 अगस्त की सुबह शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर मुझे जला डाला। यह दोनों बयान जो हैं पीड़ित के दम तोड़ने से पहले के आखिरी बयान हैं। यह घटना 22 अगस्त की है तथा 5 दिन के बाद 29 अगस्त की रात 2:30 बजे अस्पताल में ही इस झारखंड की बेटी अपने जिंदगी की जंग हार गई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोग समझेंगे कि किसी पीड़ित का मरने से पहले दिया गया जो बयान है वह कितना अहम होता है, कैसे यह दोषी को फांसी तक पहुंचा सकता है, आखिर क्या है झारखंड की बेटी की यह एक कहानी। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि इस घटना ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है कि झारखंड में बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य व्यवस्था है जो वर्तमान समय में चरमरा चुकी है। तो यहाँ हुआ क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। तो किसी भी अपराध में पीड़ित के मरने से पहले दिए गए बयान या डाइंग डिक्लेरेशन को ही एक सच्चा सबूत माना जाता है, जो वर्तमान में झारखंड की बेटी के मामले में देखा जा सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32 एक्ट के मुताबिक डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट फैक्ट्स या जो संबंधित तथ्य से जुड़ा है किसी व्यक्ति का एक लिखित या मौखिक बयान होता है जिसे देने के बाद उसकी मौत हो चुकी हो। आखिर यह जो बयान होता है कितना मायने रखता है, पीड़ित का मरने से पहले दिया गया जो हमारा आखिरी बयान है पीड़ित का, वह कितना मायने रखता है। तो पीड़ित की मौत से पहले का जो आखिरी बयान या जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाता है। यदि हम लोग भारतीय कानून की बात करें तो भारतीय कानून में डाइंग डिक्लेरेशन का सिद्धांत जो है इस बात पर आधारित है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर माना जाता है। और झारखंड की जो बेटी का आखिरी बयान है उसे कोर्ट में बतौर सबूत स्वीकार किया जा सकता है। सीआरपीसी कानून के तहत पुलिस के सामने दिए गए बयान की विशेष कानूनी मान्यता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी के तहत यदि कोई व्यक्ति पुलिस के समक्ष कोई बयान देता है तो उसे अदालत में किसी भी प्रकार की विशेष कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन मौत से पहले के बयानों को विश्वसनीय माना जा सकता है। अब यहाँ पर है कि बोलकर ही नहीं, हाव भाव और संकेत के द्वारा भी व्यक्ति अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन किस तरह से दिया जाए इसके लिए कोई तय नियम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है या कोर्ट्स का मानना है कि डाइंग डिक्लेरेशन मौखिक, लिखित, हाव भाव और संकेत, अंगूठे का निशान या सवाल जवाब के रूप में भी हो सकता है। बयान देने वाले व्यक्ति की तरफ से एक स्पष्ट और निश्चित दावा जरूर होना चाहिए। बयान को लिखित रूप में पीड़ित द्वारा बताए गए सटीक शब्दों में ही होना चाहिए। इसका एक उदाहरण है 2012 के दिल्ली का निर्भया केस। निर्भया केस के मामले में डॉक्टरों ने 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का पहला बयान लिया था, वहीं दूसरा बयान 21 दिसंबर को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने लिया था, जहां पर उन्हें निर्भया ने अपनी घटना के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की थी। तीसरा बयान 25 दिसंबर को मैजिस्ट्रेट ने दर्ज किया था, जो निर्भया की गंभीर हालत की वजह से लगभग वह हाव भाव और संकेतों के जरिए ही दिया गया था।
अब कोर्ट ने निर्भया के तीसरे डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर कहा था कि हाव भाव और संकेतों के जरिए दिया जाने वाला बयान भी सबूत के तौर पर मान्य होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि निर्भया मामले में निर्भया ने 3 बार अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। आगे हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अगर 3 बार या 4 बार या 5 बार डाइंग डिक्लेरेशन अपना देता है तो कोर्ट में कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर यह डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज कौन कर सकता है। तो मरने वाले व्यक्ति का जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वह कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो बयान दर्ज किया जाता है वह केस को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह जो बयान होगा यह रिश्तेदार, पुलिस, डॉक्टर, वकील या अन्य व्यक्तियों के सामने दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए जो बयान होते हैं वह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसे विशेष मान्यता प्रदान की जाती है। वहीं क्रिमिनल रूल ऑफ प्रैक्टिस के नियम 33 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मौत से पहले के जो बयान होंगे वह सबूत के तौर पर उसकी खास वेटेज होगी। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2020 में गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक एडवाइजरी के अनुसार गाइडलाइन के अनुसार कि यौन पीड़िता के डाइंग डिक्लेरेशन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसे मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं दिया गया है। यानी मैजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में भी यदि यौन पीड़िता अपना डाइंग डिक्लेरेशन देती है तो न्यायालय में इसे खारिज नहीं किया जा सकता है, इसे सबूत के तौर पर माना जाएगा। अब यहाँ पर है कि जो भी व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करेगा उसे पहले इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अपना डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला जो पीड़ित व्यक्ति है वह मानसिक रूप से फिट है या सामान्य है। और कई केस में हम लोग देख चुके हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है उस घटना को साबित करने वाला प्राथमिक सबूत माना जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में सबूत के तौर पर साबित होने के लिए जरूरी है कि पीड़ित ने यह बयान जो दिया है वह अपनी स्वेच्छा से दिया है, सचेत अवस्था में दिया है तथा मानसिक रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ है, फिट है। अब इसे सबूत मानने के लिए कौन सी शर्तें हैं? तो डाइंग डिक्लेरेशन को हमेशा बहुत ही वजनदार माना गया है, जिसके कारण आरोपी के पास इसको लेकर के कोर्ट में जिरह करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यही वजह है कि जो अदालतें होती है वह हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे अदालत को उसकी सच्चाई पर पूरा यकीन हो। उदाहरण के रूप में यहाँ पर भारतीय न्यायालयों के 3 फैसलों को हम लोग देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के अपने एक फैसले में कहा था कि बयान देने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मरने वाले व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति यदि ठीक है तो अन्य सबूतों के बगैर भी इसे निर्णायक सबूत माना जा सकता है। वहीं खुशहाल राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर मामले में तथ्यों के आधार पर मरने से पहले के बयान की विश्वसनीयता का निर्धारण होना चाहिए। यानी मरने से पूर्व वह बयान जो दिया गया है वह कितना विश्वसनीय है इसका निर्धारण पहले हो जाना चाहिए। लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि डाइंग डिक्लेरेशन देने के समय अन्य स्वतंत्र गवाह वहां पर उपस्थित थे या नहीं और बयान लेने के लिए किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती या कोई किसी प्रकार का दबाव तो नहीं डाला गया था। यदि स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहते हैं और बयान लेने से पूर्व किसी भी तरह का दबाव या जबरदस्ती नहीं किया जाता है तो यह बयान की विश्वसनीयता का निर्धारण करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि संकेत, इशारा या सिर हिलाकर के भी यदि कोई व्यक्ति मरने से पहले कोई बयान देता है तो वह सबूत के तौर पर न्यायालय में मान्य होगा। अब देखते हैं कि किन कंडीशन में इस बयान को कोर्ट सबूत नहीं मानता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन यदि संदिग्ध हो तो वैसे डिक्लेरेशन पर बिना अतिरिक्त सबूतों के आधार पर कोई कार्रवाई
नहीं होती है, यानी संदिग्धावस्था में अतिरिक्त सबूतों की आवश्यकता होगी और कमजोर डाइंग डिक्लेरेशन सजा का आधार नहीं हो सकता है। जयम्मा बनाम कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मरने से पहले के बयान को यदि बहुत ही कानूनी तरीके से लिया गया है जिससे ऐसा लगता है कि इसे अन्य व्यक्ति को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह संदिग्ध हो जाता है। यानी मरने वाले व्यक्तियों को इस प्रकार के सिखा पढ़ा करके लोग बताते हैं कि किसी को यहाँ पर हमें फंसाना है और केवल उसी की ओर इंगित करना है तुम अपने डाइंग डिक्लेरेशन में। तो इस प्रकार का जो बयान होगा वह क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि बयान देने वाला व्यक्ति यदि साक्षर है या निरक्षर, उसने किस तरीके से बयान दिया है यह भी देखना आवश्यक होता है। मृत व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं या सिर्फ अंगूठा लगाया है, इसकी जांच करना भी जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी दबाव में मृत्यु से पूर्व जो बयान दिया गया है वह झूठा तो नहीं है, इसे भी अन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट देखती है। यदि झारखंड की हम लोग बात करें तो झारखंड के मामले में इनमें से कोई भी बात लागू नहीं होती है, इसलिए इसकी संभावना कम है कि कोर्ट उसके आखिरी बयान को सबूत नहीं मानेगा। मरने से पहले यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बयान देता है तो क्या होता है, तो हाल ही में माखन सिंह मामले में जिसमें मौत से पहले कई बयान दिए गए थे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मरने से पहले के 2 या ज्यादा बयान है तो उनमें से किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है तो फिर दोनों बयानों को सम्मिलित तौर पर निर्णायक सबूत के रूप में माना जा सकता है। यहाँ हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि निर्भया ने मरने के पहले 3 बयान दिया था। यहाँ ध्यान रखिएगा कि निर्भया के मामले में भी 3 बयान हम लोग देख चुके हैं। वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि 2 बयानों में विरोधाभास है तो फिर 3 बातों के आधार पर इसकी विश्वसनीयता का निर्धारण किया जा सकता है। पहला आधार होगा कि मृतक व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी थी, उसने अपना बयान मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी के सामने दिए हैं या नहीं दिए हैं। यदि अन्य सबूतों के आधार पर वह बयान ज्यादा विश्वसनीय है तो फिर उसे मान्यता दी जा सकती है। यह 3 आधार जो हैं बयान की विश्वसनीयता का निर्धारण करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो अब क्या बयान साबित करने के लिए और सबूतों की जरूरत पड़ती है, तो केवल डाइंग डिक्लेरेशन ही किसी भी सजा का आधार बन सकता है। कोर्ट के कई फैसलों में हम लोग में कहा गया है कि न तो यह कानून का नियम है और न विवेक का कि बिना अन्य सबूतों के डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर कोर्ट इस बात से सहमत है कि डाइंग डिक्लेरेशन सच है और पीड़ित ने इसे स्वेच्छा से दिया है तो इस आधार पर बिना किसी अन्य सबूत के सजा वह दे सकता है कि बस यहाँ एक कंडीशन है कि जो बयान है वह किसी के दबाव में या बहकावे में आकर न दिया गया हो। यदि मरने के पहले दिया गया बयान छोटा हो तो उसके सच होने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर है कि कितना मायने रखती है मेडिकल जांच। आमतौर पर कोर्ट इस बात के लिए मेडिकल रिपोर्ट को देखता है कि क्या मृतक डाइंग डिक्लेरेशन देने से पहले मानसिक तौर पर सामान्य था या नहीं। यदि मरने से पहले पीड़ित का बयान लेने वाला गवाह यह कहता है कि मृतक आखिरी बयान देते समय मानसिक तौर पर सामान्य और होश में था तो उस स्थिति में जो मेडिकल रिपोर्ट होगी उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब इस केस में शाहरुख किस प्रकार की सजा हो सकती है, तो जब शाहरुख को गिरफ्तार किया गया था तो उस पर आईपीसी की धारा 328 जिसमें जहर आदि से चोट पहुंचाना, धारा 307 हत्या का प्रयास और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया गया था। परंतु जब झारखंड की बेटी की मौत हो गई तो उसके पश्चात उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यद्यपि झारखंड की निर्भया को जिंदा जला दिए जाने के बाद से ही आरोपी शाहरुख को सख्त सजा दिए जाने की मांग झारखंड के दुमका जिले की आम जनता यह मांग उठा रही है। पुलिस इस मामले में शाहरुख हुसैन और उसके एक साथी छोटू खान को गिरफ्तार पहले ही कर चुकी है। अब शाहरुख खान पे यदि हत्या का मामला धारा 302 के तहत मामला चलता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है, लेकिन यह मौत की सजा कब होगी
जब न्यायालय यह तय करेगा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तभी शाहरुख को मौत की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त योजना बनाकर की गई हत्या को भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जा सकता है, जिसमें आरोपी को मौत की सजा मिलती है। उम्मीद की जानी चाहिए झारखंड के उच्च न्यायालय द्वारा इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, न कि यह कहकर सजा देनी चाहिए कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। थैंक यू।